अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अफ़साना कैसे लिखें। आपने ही सवाल किया था कि अफ़साना कैसे लिखा जाए, क्योंकि मज़मून लिखने का तरीक़ा मैंने आपको बता दिया और गज़ल लिखने का तरीक़ा भी बता चुका हूँ और भी अफ़साना लिखने का तरीक़ा भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बहुत पहले शायद 1-2 साल पहले मैंने आपको बताया था। मैंने सोचा एक और वीडियो इस पे बने, तो लीजिए ये एक नई वीडियो हाज़िर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अफ़साना लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? तो अफ़साना लिखने के लिए आपको तख़य्युल, मुशाहिदा और जज़्बात को एक खूबसूरत कहानी में ढालने की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा अफ़साना लिखने के लिए दर्ज झैल निकात पर अमल करें। कौन-कौन से निकात हैं? सबसे पहले है आइडिया यानी ख़याल। अफ़साने का बुनियादी ख़याल सबसे अहम होता है। यह आपके इर्द-गिर्द के वाक़यात, किसी ख्वाब, याददाश्त या महज़ एक तसव्वुर से भी आ सकता है। देखिए, अफ़साना निगार जब अफ़साना लिखता रहता है ना, तो वो उस अफ़साने में जीता है। सबसे पहले ज़रूरी क्या है तो है ख़याल। ख़याल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही बुनियादी चीज़ होती है जिस पर अफ़साना लिखा जाता है। यानी यही एक ऐसी ज़मीन है जिस पर अफ़साने की फ़सल तैयार होती है। अब ख़याल जब आप चुनेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ख़्याल रखना पड़ेगा कि आप कौन-सा प्लॉट चुन रहे हैं, मतलब अफ़साना लिख रहे हैं। आप अपनी याददाश्त पे कोई आपसे जुड़ी हुई कोई कहानी है या महज़ एक ख़याली बात है, ये सब देखना होगा। उसके बाद आप मतलब ख़याल जब आपका क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद उसमें किरदार की ज़रूरत होती है कि आप उसमें किरदार बैठाएँ। हो सकता है उसमें किरदार आप खुद हो, और जो भी अफ़साना होता है उसमें अफ़साना निगार खुद किसी न किसी किरदार के रूप में मौजूद होता है। ये बात जानने की है। कोई भी अफ़साना लिखे तो खुद वो मौजूद होता है और वो अपनी बात किसी ख़ास किरदार के ज़रिया लोगों तक पहुँचाता है। तो किरदार आपको देखना है, किरदार कैसे-कैसे हो सकते हैं, कहाँ किस तरह के किरदार फिट हो सकते हैं। उसके बाद है पस मंज़र, जिसको कहा जा सकता है सेटिंग। अफ़साने का वक़्त और जगह मुतय्यन करें। क्या कहानी देहात में है या शहर में, मौजूदा दौर में है या माज़ी में है, ये देखना है आपको। कब है, सेटिंग करना है, शहर है, देहात है, कहाँ आप लिख रहे हैं। उसके बाद है तनाज़ा, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। यानी हर कहानी में कोई न कोई मसला होता है, कशमकश या चैलेंज होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर कहानी का मतलब ही नहीं रह जाए। तो उसमें मसला, कोई चैलेंज ज़रूरी है, कशमकश ज़रूरी है, ताकि जो क़ारी है वो ये मतलब ये सोच सके कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। यानी एक ज़ंजीर सी बनती है जो क़ारी को जोड़े रखती है कहानी से। इसमें जज़्बाती कशमकश भी होगी। उसके बाद कहानी का आगाज़ कैसे करें, तो कहानी का पहला जुमला ही क़ारी की तवज्जो खींच लेता है। आप किसी ड्रामाई मंज़र, मुकालमे या सवाल से आगाज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जुमला जो होता है वो बहुत ख़ास होता है। अब कहानी मैं बोल रहा हूँ, इस कहानी को आप अफ़साना समझें। तो मतलब ही होता है जो सबसे पहले आप लिखें, तो जैसे एक अफ़साने की शुरुआत है कि उसने फिर एक बार मुड़कर आवाज़ दी, "ए भाई सुनते हो?" अब देखिए उसने फिर मुड़कर आवाज़ दी। इस फिर के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हो सकती हैं। फिर यानी इससे पहले भी उसने आवाज़ दी होगी, तो इससे पहले क्यों आवाज़ दी? तो इस तरह के जुमले होते हैं जिससे अफ़साने की शुरुआत की जा सकती है। उसमें किसी ड्रामाई मंज़र, मुकालमे या सवाल से आगाज़ किया जा सकता है। उसके बाद होता है क्लाइमेक्स, जिसको उरूज कहते हैं। कहानी को एक मुंतक़ी सिमत में आगे बढ़ाएँ, जहाँ किरदार को किसी बड़ी तब्दीली से गुज़रना हो, गुज़ार दें। यह हिस्सा सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ और जज़्बाती होता है। सबसे सनसनीखेज़ उरूज होता है, यानी कहानी अपने उरूज पर होती है। किरदार एक ऐसे इस लेवल पे पहुँच जाता है, एक ऐसी सतह पर पहुँच जाता है ना, जिसके बाद क़ारी के ज़हन में सवाल उठता है, अब क्या होगा? और यही एक कामयाब कहानी के लिए ज़रूरी है।
उसके बाद इख्तिताम, जिसको एंडिंग कहते हैं, यानी उसका इख्तिताम ऐसा हो जो कारी के जहन पर असर छोड़े। यह हैरान कुन, जज्बाती या खुले अंजाम पर मुबनी हो सकता है, मगर गैर तसल्ली बख्श नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी कोई कहानी नहीं हो जिसका अंजाम गैर तसल्ली बख्श हो। यानी इसके आगे क्या हुआ होगा ये मेरी समझ में ही नहीं आया, फिर वो कहानी नहीं हुई। कहानी का मतलब है कि इंसान जब आखिर तक पहुंचे तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ जो भी हुआ ठीक है, हीरो मर गया, मर गया, मर गया, बात खत्म, तसल्ली तो हो गई ना। क्या अब इसके बाद कोई कहानी नहीं बचेगी। अब कोई कहानी लिख रहा है कि मतलब हीरो अपनी आखिरी सांस ले रहा है, देखते देखते उसकी जान निकल जाती है, उसकी माँ दौड़ते हुए आती है, उसके गले लग जाती है, रोने लगती है, और तब माँ को महसूस होता है कि उसके बेटे की आंखें धीरे धीरे खुल रही है। अब धीरे धीरे खुल रही है, अब यहाँ पर कहानी को रोक देंगे तो फिर कारी बेचारा परेशान हो जाएगा कि इसके आगे हुआ तो क्या हुआ। तो इस तरह एंडिंग ना हो। उसके बाद है एडिटिंग। अफसाना जब मुकम्मल हो जाए तो उसकी एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। आप उसे एक बार नहीं कई बार पढ़ें, पढ़ने के बाद उस पर जहाँ तब्दीली की ज़रूरत हो तब्दीली करें, कुछ लगाना है तो लगाएं, कुछ हटाना है तो हटाएं। उसमें सबसे ख़ास बात होती है उन्वान। उन्वान बहुत ख़ास चीज़ है। उन्वान को देख के ही पता चलता है कि कहानी किस तरह की है, अफसाना किस तरह का है। तो उन्वान पर ख़ास तौर से तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्वान सही नहीं हुआ तो फिर अफसाना की तरफ लोग नहीं आएंगे। तो इतने तो पॉइंट्स। अब मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बताता हूँ कि पहले जब आप अफसाने की शुरुआत करें तो सीधे सीधे ख्याली दुनिया में ना जाएं। आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको आपने अभी तक याद रखा होगा, उसे ही अफसाने के रूप में पेश करते हैं। बहुत सारी यादें इंसान से जुड़ी होती हैं माजी की, और उन्हीं यादों में अगर कुछ अपनी तरफ से लगा दिया जाए तो यही अफसाना है। सब तो सच्चाई ही होती है, लेकिन उसमें कुछ अपनी तरफ से लगा दे तो ये अफसाना हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको यानी अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आपने कुछ नहीं लिखा, तो आप पहले अफसानों को पढ़ें, अफसाने की ज़बान समझें, अफसाना लिखने का तरीका क्या होता है ये समझें। उसके बाद आपको ये करना है कि आप जब लिखने की शुरुआत करें तो अपने ही माजी का कोई किस्सा उठा कर लाएं, उसे हूबहू नोट ना करें, उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये अफसाना हो जाएगा। फिर इसे आप आसानी से कहीं भेजने से पहले मैं फिर ये कहूँगा कि आप फेसबुक पर एक पेज बनाएं और वहाँ इसे डालते रहें। इससे आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और धीरे धीरे आप में निखार आता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।